हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्य विषक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के क्लास में। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी या जीवाणु विज्ञान के एमसीक्यूज डिस्कशन करने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज। बड़े ध्यान से आप इसको देखिए और नोट करिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये माइक्रोबायोलॉजी जो है उनका जनक किसे कहा जाता है? उनका जनक कहा जाता है लुईस पैस्चर को। लुईस पैस्चर। सेकेंड क्वेश्चन है, बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन है? बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? किसने बैक्टीरिया डिस्कवर किया था? बैक्टीरियोलॉजी किसने डिस्कवर की थी? वो है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच है बैक्टीरियोलॉजी के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर कौन है? एंटीसेप्टिक सर्जरी जो होती है, सर्जरी के दौरान एंटीसेप्टिक मेजर्स यूज करना, तो उसके फादर कौन है? उसके फादर लिस्टर को कहा जाता है। लिस्टर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बीमारी के जर्म सिद्धांत या जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को किसने सिद्ध किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लुईस पैस्चर ने। लुईस पैस्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया है। ठीक है, ये वाली थ्योरी लुईस पैस्चर ने दी है। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बीमारी के रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? रोगाणु सिद्धांत यानी कोई बीमारी अगर होती है तो वो किसी रोगाणु के द्वारा ही होती है। तो ये जो सिद्धांत है ये भी लुईस पैस्चर ने ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अम्ल तीव्र जीवाणु या एसिड फास्ट बैसिली की पहचान हेतु निम्न में से कौन सा स्टेन प्रयोग में लिया जाता है? तो कुछ एसिड फास्ट बैसिली होते हैं, तो उनको अगर आप स्टेन कर रहे हो, उनका स्लाइड बना रहे हो, तो कौन सा स्टेन आप यूज करोगे? तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है जील निल्सन स्टेन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, जील निल्सन स्टेन हम करते हैं एसिड फास्ट बैसिली को स्टेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, मूत्र के नमूने से बेनेडिक्ट टेस्ट निम्न में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यूरिन टेस्ट जब आप कर रहे हो और उसमें बेनेडिक्ट टेस्ट आप कर रहे हो, तो उसमें क्या फाइंडिंग्स आएगी, क्या पता लगेगा? तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है? एसीटोन, ग्लूकोज, बाइल सॉल्ट या बाइल पिगमेंट। तो आपको क्या मिलेगा बेनेडिक्ट टेस्ट में? आपको मिलेगा ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज की मात्रा यूरिन में ज्यादा होगी तो फाइंडिंग्स आपकी आएगी और यूरिन में शुगर आपका पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मानव में बीमारी उत्पन्न करने वाले रोगाणु के रूप में पहचाना गया पहला बैक्टीरिया था। कौन सा बैक्टीरिया था? कौन सा बैक्टीरिया सबसे पहले पहचाना गया था? तो ये इसका ऑप्शंस देखिए क्या क्या लिखा है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, बैसिलस एंथ्रेसिस, विब्रियो कॉलेरी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। यहाँ पे साइड में आप एक बैक्टीरियल सेल भी देख सकते हैं, सेल की डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया देखने में किस तरह का होता है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है और इसमें एक सेल वॉल होती है, उसके ऊपर एक कैप्सूल होती है, आप लोग देख सकते हैं, और सेल के अंदर राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर, डीएनए वगैरह पाई जाती है। और इसमें ये देखिए, ये जो फ्लैजेला जैसा एक स्ट्रक्चर है, इसकी पूंछ है, ये फ्लैजेलम कहलाती है। पूंछ जैसी दिखती है ये फ्लैजेलम। और क्या है? पिली। यहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे होंगे, ये पिली कहलाती है। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इंक्लूजन बॉडीज, प्लाज्मिड और भी बहुत सारी चीजें इस बैक्टीरियल सेल में पाई जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बैक्टीरियल सेल भी सर्च करिएगा और बुक में भी आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव में वायरस जनित बीमारी के रूप में सत्यापित हुई प्रथम बीमारी थी। तो वायरल डिजीज सबसे पहले कौन सी पहचानी गई थी इंसान में? तो ये कौन सी बीमारी थी वायरस के द्वारा जो हुई थी? ये थी ऑप्शन सी, येलो फीवर। येलो फीवर जो था वो सबसे पहले पहचाना गया था। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम एक डायग्राम देख सकते हैं, इसमें वायरस की फोटोज दी गई हैं। अभी हमने पिछले स्लाइड में बैक्टीरिया की फोटो देखी थी कैसी होती है, अब ये वायरस की फोटो है। तो इसमें बहुत तरह के वायरस है, HIV वायरस, हेपेटाइटिस बी, इबोला वायरस, एडेनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, रैबिस वायरस, बैक्टीरियोफेज पैपिलोमा वायरस, रोटा वायरस और हर्पीस वायरस की फोटो आप लोग देख सकते हैं।
ये सारे वायरस दिखने में कुछ इस तरह के दिखते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रभावी निष्क्रमण हेतु वाष्पीय ऑटोक्लेव किस तापक्रम पर होना चाहिए? ठीक है, तो आपको अगर स्टेरिलाइजेशन करना है, ऑटोक्लेव का इस्तेमाल हम लोग स्टेरिलाइजेशन के लिए करते हैं, तो यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन करने के लिए आपको कितना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए? तो टेम्परेचर, आपका जो सही टेम्परेचर है वो आप पर्टिकुलर याद रखिएगा, ये है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोई भी टेम्परेचर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें ऑटोक्लेव को सेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्लेव्स लोफलर बैसिलाई किस जीवाणु का नाम है? क्लेव्स लोफलर बैसिलाई किस जीवाणु का नाम है? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। डिप्थेरिया का जो बैक्टीरिया होता है उसको क्लेव्स लोफलर बैसिलाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देती हूँ, क्लेव्स लोफलर बैसिलाई। ठीक है, तो ये कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया का ही एक और नाम है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी प्रजाति मलेरिया परजीवी की नहीं है? तो देखिए क्या क्या है इसमें ऑप्शन, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैक्सिकाना, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम मैक्सिकाना, ये मलेरिया वाला परजीवी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, नहीं है उसने पूछा है। मैंने बार बार बताया है जहां पर भी नहीं है आता है, एक्सेप्ट आता है, तो ऐसे जहां पे वर्ड्स होते हैं उसमें जो गलत होता है वही सही आंसर होता है। तो प्लाज्मोडियम मैक्सिकाना ये मलेरिया नहीं करता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप प्लाज्मोडियम का भी फोटो देख सकते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का ये पिक्चर है, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये आप फोटो में देख सकते हैं, कुछ इस तरह का ये दिखता है। इसमें न्यूक्लियस रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, गोल्गी अपैरेटस, रोफ्ट्रीज रहती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एपिकल कैप, तो ये कुछ इस तरह का इसका डायग्राम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने वर्णित किया था? तो ये जो इसका लाइफ साइकिल है मलेरिया परजीवी का, मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम के काफी वैरायटीज पाई जाती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स पाया जाता है, प्लाज्मोडियम मैलेरी पाई जाती है, प्लाज्मोडियम ओवेल पाया जाता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपारम भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी ये जो वैरायटीज पाई जाती हैं, इनका जीवन चक्र मच्छरों में भी होता है और इंसानों में भी होता है। ठीक है, तो ये जो जीवन चक्र है ये किस वैज्ञानिक ने वर्णन किया है, यहाँ पे क्वेश्चन आया है। तो ये ऑप्शंस देख लीजिए, रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कॉक, लुइस पैस्चर या बेंटिंग एवं बेस्ट। तो आपका जो सही आंसर है वो है रोनाल्ड रॉस। ये आप याद रखिएगा, ये जो साइंटिस्ट थे रोनाल्ड रॉस, इन्होंने ही मलेरिया पैरासाइट का या प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा बैसिलाई कॉक बैसिलाई के नाम से भी जाना जाता है? कोच बैसिलाई भी बोल सकते हैं, कॉक बैसिलाई भी बोल सकते हैं इसको, KOCH, ये यहाँ पे इसकी स्पेलिंग लिखी है, कॉक बैसिलाई या कोच बैसिलाई। तो इसका सही आंसर क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पे फोटो दी गई है, देखिए कोच बैसिलाई की फोटो है, ये जो है ट्यूबरकुलोसिस करता है, ये जो बैक्टीरिया है ये ट्यूबरकुलोसिस पैदा करता है इंसानों में। तो ये दिखने में कुछ इस तरह का होता है। ठीक, तो इसी को ट्यूबरकुलोसिस वाली जो बैक्टीरिया होती है उसी को कोच बैसिलाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, HIV निम्न में से किस समूह का वायरस है? तो HIV वायरस की फोटो मैंने दिखाई थी आपको, बहुत तरह के वायरस पाए जाते हैं। तो ये जो वायरस है HIV वाला, ये कौन सा वैरायटी का वायरस है? ये रेट्रो वायरस कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, रेट्रो वायरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, डेंगू वायरस का कौन सा सीरोटाइप सबसे खतरनाक होता है? डेंगू वायरस आपको पता है, ये भी मच्छर काटने से फैलता है, डेंगू वायरस है ना। तो इसके भी बहुत वैरायटी है ना, बहुत सारे जीनोम है इसके। तो इसका कौन सा सीरोटाइप सबसे खतरनाक होता है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, टाइप
2 वाला जो सीरोटाइप है वो सबसे खतरनाक होता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये किसकी है? ये डेंगू वायरस की पिक्चर है। ये वायरस कुछ इस तरह का ये दिखता है, वायरल जीनोम न्यूक्लियोकैप्सिड, और इसके साइड में ENM प्रोटीन्स होती हैं, वायरल एनवेलप होता है, इसका जो कवरिंग होती है ये वायरल एनवेलप कहलाता है। ओके, सो ये वायरस है आपका डेंगू वायरस। मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हैं ताकि आप पहचान पाएंगे कौन सा वायरस किस तरह का दिखता है, कौन सी बैक्टीरिया किस तरह के दिखते हैं, थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। और बाकी डिटेल में आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो जीवाणु विज्ञान वाली बुक आप रेफर कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी की बुक भी आप रेफर कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है, तो वहां से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वैक्सीन शब्द किसने दिया था? वैक्सीन आप सभी ने सुना होगा, रोगों से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन लगाते हैं, बच्चों को भी वैक्सीनेशन दिया जाता है, टीकाकरण जिसको बोलते हैं, टीकाकरण है ना, टीका लगाई जाती है, टीकाकरण किया जाता है सबका। तो बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए हमारे पास टीका आ गई है, वो टीका अगर आप लगा दोगे बॉडी में तो वो बीमारी आपको नहीं होगी। तो ये जो वैक्सीन इसको जो बोला जाता है, ये वैक्सीन, ये शब्द किसने दिया था, ये शब्द किसने इन्वेंट किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लुईस पैस्चर। लुईस पैस्चर ने ही वैक्सीन शब्द भी दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस वैक्सीन की खोज लुईस पैस्चर ने नहीं की है? नहीं की है उसने पूछा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। तो लुईस पैस्चर ने कौन से वैक्सीन की खोज नहीं की है? ऑप्शंस क्या क्या हैं देखिए, रेबीज वैक्सीन, कॉलेरा वैक्सीन, टिटेनस वैक्सीन और एंथ्रेक्स वैक्सीन। तो लुईस पैस्चर ने टिटेनस वैक्सीन की खोज नहीं की। ओके, रेबीज, कॉलेरा और एंथ्रेक्स वैक्सीन जो है ये लुईस पैस्चर ने ही बनाया है, लेकिन टिटेनस वैक्सीन लुईस पैस्चर ने नहीं बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पैथोजन कहलाते हैं, पैथोजन आप किसको बोलते हैं? ऑप्शंस देखिए, सूक्ष्म जीव जो रोग पैदा करते हैं, सूक्ष्म जीव जो जानवरों में पाए जाते हैं, जीवाणु जो लाभदायक होते हैं, जीवाणु जो पौधों में पाए जाते हैं। तो पैथोजन कौन होता है? पैथोजन वो होता है जो पैथोलॉजी डेवलप कराता है। पैथोलॉजी मीन्स एक डिजीज को प्रोड्यूस होने के लिए बॉडी में जो प्रोसीजर लगता है उसको पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव जो रोग पैदा करते हैं उनको पैथोजन कहा जाता है, पैथोजन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। विडाल टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट आप सभी ने सुना होगा, विडाल। तो ऑप्शंस क्या क्या है? टाइफाइड का पता लगाने के लिए, एड्स का पता लगाने के लिए, डायरिया के कारणों का पता लगाने के लिए, या डिसेंट्री के कारणों का पता लगाने के लिए। तो सबको ये पता है विडाल टेस्ट आपके टाइफाइड में कराया जाता है। ओके, तो टाइफाइड आपको है कि नहीं ये पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। स्टेरिलाइजेशन तकनीक, हॉट एयर ओवन एवं ऑटोक्लेव की खोज किस व्यक्ति ने की थी? तो ये जो स्टेरिलाइजेशन होता है, स्टेरिलाइजेशन जीवाणु कीटाणु सबको मारने के लिए होता है। आप लोग कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, आपकी जो एप्रॉन आपको पहननी है, ग्लव्स आपको पहनना है, तो ये सारी चीजें स्टेरिलाइज होनी चाहिए, नहीं तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। पेशेंट की जो आप सर्जरी करेंगे, जो उसको सर्जरी करेंगे मतलब आप काटेंगे ना उसकी बॉडी को, कहीं आप इंसिजन लगाएंगे, कहीं से आपको कट करना होगा, कुछ ऑपरेशन करना होगा, तो वहां पे इन्फेक्शन होके वो घाव में बस हो सकता है ना। तो उससे बचने के लिए हमें स्टेरिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये जो खोज किसने की थी, इसने पूछा स्टेरिलाइजेशन की जो तकनीकें हैं उसकी खोज किसने की थी। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, लुईस पैस्चर ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे राइट साइड में आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ये क्या है? कोई बता सकता है ये क्या है? यस, ये है ऑटोक्लेव, ठीक है। इसी के अंदर आपको ये ढक्कन है इसकी, इस ढक्कन को निकाल के इसके अंदर एक चैम्बर रहता है, उसके अंदर आप सारे आपकी इंस्ट्रूमेंट्स, क्लॉथ्स, एप्रॉन्स वगैरह वो सब रख के स्टेरिलाइज कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे टाइमर आप देख सकते हैं, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था टेम्परेचर कितना सेट करना चाहिए। और उसके अलावा इसमें सब आप इसके पार्ट्स वगैरह सब देख सकते हैं ना। तो ये एक ऑटोक्लेव मशीन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गहन चिकित्सा इकाई में नोजोकोमियल न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी रोगाणु है। तो नोजोकोमियल न्यूमोनिया जो होता है उसका जो जीवाणु है वो कौन है, उसका जीवाणु या रोगाणु आप बोल सकते हो। तो वो है एक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये स्टेनिंग किस तरह की होती है उस पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। यहाँ पे नोजोकोमियल न्यूमोनिया जो कराता है वो एक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, एसेप्सिस का मतलब क्या है? एसेप्सिस, एसेप्सिस, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस में देखिए क्या क्या दिया है। इन्फेक्शन रहित, चिंता रहित, शोरगुल रहित या दर्द रहित। तो इसका सही आंसर है इन्फेक्शन रहित। सेप्सिस का मतलब है इन्फेक्शन, ठीक, इन्फेक्शन। और ए लग गया यहाँ पे, एसेप्सिस मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। तो हमें ऐसे एसेप्टिक मेजर्स यूज करने होते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, ऐसे ही मेजर्स यूज करके हमें ऑपरेशन करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए कितना तापमान आवश्यक है? तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के लिए? इसका सही आंसर है 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, थर्मोफिलिक मीन्स जो हीट या थोड़ी गर्मी जिस बैक्टीरिया को चाहिए बढ़ने के लिए, थर्मोफिलिक होता है वो जिसको थोड़ी सी गर्मी चाहिए होती है। तो ऐसे बैक्टीरिया कम से कम इनको 55 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है टेम्परेचर अपनी वृद्धि करने के लिए, अपना काम करने के लिए। ठीक है, तो उसको थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, एंडोस्कोप का स्टेरिलाइजेशन किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं देखिए। ऑटोक्लेव द्वारा, पराबैंगनी किरणों द्वारा, अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट रेस, 2% फिनॉल द्वारा या 2% ग्लूटाराल्डिहाइड द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 2% ग्लूटाराल्डिहाइड द्वारा ये आपका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। जो एंडोस्कोप की जो पाइप होती है, एंडोस्कोप क्या होता है? एंडोस्कोप एक पाइप की तरह होता है, ऐसे ट्यूब रहता है, उसके सामने कैमरा लगा रहता है। ये आपके ओरल रूट से मुंह के अंदर डाल के अंदर आपकी जो इसोफेगस है, स्टोमक है, उसके अंदर का देख सकते हो आप। उसमें कैमरा होता है और उसका जो स्क्रीन में आप उसको देख सकते हो कि आपके इसोफेगस के अंदर और स्टोमक के अंदर क्या हालत है। ठीक है, तो इसको अगर आपको स्टेरिलाइजेशन करना हो तो आपको 2% ग्लूटाराल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बैक्टीरिया में मीजोजोम का क्या कार्य है? तो यहाँ पे आप एक बैक्टीरियल सेल देख सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये मीजोजोम लिखा है। तो उसने पूछा है कि ये मीजोजोम क्या करता है। तो ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या है। श्वसन कार्य करता है, कोशिका विभाजन करता है, बीजाणु निर्माण करता है या उपर्युक्त सभी। तो ये जो मीजोजोम है ये तीनों काम मीजोजोम का है। ये सांस लेने में भी हेल्प करता है, इस सेल को डिवाइड करने में भी हेल्प करता है और बीजाणु या स्पोरुलेशन में भी हेल्प करता है। स्पोर फॉर्मेशन कराता है जिससे क्या होगा, नए बैक्टीरिया बनेंगे। तो ये मीजोजोम बैक्टीरियल सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कैप्सूल का बैक्टीरिया में क्या कार्य है? यहीं पर आप देख सकते हैं कैप्सूल है ना, जो बैक्टीरियल सेल है उसके बाहर की ये जो लेयर है, ये जो बाहर की लेयर है ये कैप्सूल होती है। ये क्या करती है? तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। इसे सतह से चिपकाए रखने में मददगार होती है, फेगोसाइटोसिस से सुरक्षा देती है, पोषक पदार्थ प्रदान करती है, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। कैप्सूल है ये, कैप्सूल के अंदर ये जो बैक्टीरियल सेल है ये महफूज रहता है, ये छिपके रहता है उसके अंदर। और देखिए इस कैप्सूल में आपको ये पाइलस, ये जो प्रोजेक्शंस है आपको दिख रही हैं, ये जो प्रोजेक्शंस है ये पाइलस है। ये किसी भी सरफेस के साथ, आपकी बॉडी के किसी भी सरफेस के साथ ये जाके चिपक जाती हैं, है ना। तो चिपकाए रखने में भी हेल्प करता है। और ये यही चीजें क्या है, इसको फैगोसाइटोसिस मतलब कोई आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम
को मेंटेन करके रखते हैं, जो बाहर की फॉरेन बॉडीज, बैक्टीरिया, वायरस इनको निगल लेते हैं। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे सेल हैं, लिम्फोसाइट है, मैक्रोफेजेस हैं, है ना। तो ये जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये ऐसे आपकी सपोज ये छोटा सा बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया को ये हमारे बॉडी के मैक्रोफेजेस निगल लेते हैं पूरी तरह से। तो इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक, और ये जो कैप्सूल है ये बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस होने से बचाता है, फैगोसाइटोसिस नहीं होने देता है। और क्या करता है, ये पोषक पदार्थ भी प्रदान करता है, जहां पे चिपका रहता है वहां से न्यूट्रिशन भी ड्रॉ करता रहता है और बैक्टीरिया को जिंदा रखता है। ठीक, तो ये सारे फंक्शंस आपके कैप्सूल के बताए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। स्फेरिकल बैक्टीरिया जो कि चेन्स में पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया की जो शेप होती है, आइदर ये गोल हो सकती है, नहीं तो लंबी रॉड जैसी हो सकती है, या फिर ऐसी स्पाइरल हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की शेप में पाई जाती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी दिया है, स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, डिप्लोकोकाई, ये सब गोल गोल होती हैं। डिप्लोकोकाई 2-2 सेल इसमें जुड़ी हुई होती हैं। रॉड्स आप देख सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, बैसिलस एंथ्रासिस है, यर्सिनिया पेस्टिस है। इसके जो सेल्स हैं ये बैक्टीरिया के, ये रॉड जैसे दिखते हैं, लंबे लंबे होते हैं ऐसे। और ये स्पाइरल वाला भी आप देख सकते हैं, विब्रियो कोलेरा वाला जो वायरस है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी है और ट्रिपोनोमा पैलिडम भी है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये स्पाइरल दिखते हैं, कीड़े जैसे दिखते हैं, कुछ इस तरह के रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकाई। यहाँ पे है स्ट्रेप्टोकोकाई, ये देखिए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, दिखने में ये गोल गोल होते हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकाई ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये बैक्टीरिया चेन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, चेन्स में पाए जाते हैं। स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोबैसिलाई, ये स्टेफाइलोकोकाई देखिए, बैसिलाई तो नहीं होगा, बैसिलाई लंबी वाली बैक्टीरिया होती है ना। और स्पाइरोकीट, स्पाइरोकीट कैसी बैक्टीरिया है, ये स्पाइरल बैक्टीरिया है। बाकी ऑप्शन में रह गया स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई, यही है जो दोनों गोल हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर में गोल है ना। लेकिन हमें कैसे चूज करना है, उसने पूछा है कि चेन में कौन सी पाई जाती है। यहाँ पे देखिए फोटो में आप देख सकते हैं, स्टेफाइलोकोकाई ऐसे ग्रुप्स में ग्रुप बना के रहती है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकाई जो है यहाँ पे आप चेन देख सकते हैं, देखिए चेन की तरह, ये इस तरह से चेन की तरह जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, इसलिए आपका स्ट्रेप्टोकोकाई सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। प्रभावी निष्क्रमण हेतु वाष्पीय ऑटोक्लेव किस तापमात्रा पे होना चाहिए। थोड़ी देर पहले ही हमने ये क्वेश्चन भी पढ़ा था, 121 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ऐसे जीवाणु जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो क्या कहलाते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर है मीजोफिलिक। मीजोफिलिक इनको बोलते हैं। जो 10 डिग्री से 50 डिग्री तक सही से बढ़ते हैं वो मीजोफिलिक होते हैं। 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जिसको चाहिए उसको थर्मोफिलिक कहा जाता है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है। वेक्टर हमने पढ़ा था, जब एक बीमार पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को डिजीज ले जाने के लिए बीच में कुछ आपका वेक्टर होता है, कुछ कीड़े हो सकते हैं, फ्लाई हो सकता है, मच्छर हो सकता है, कोई एक ऐसा जीव चाहिए जो इस कीटाणु को यहाँ से यहाँ तक लेके आए। ठीक है, बीमार बॉडी से हेल्दी बॉडी में लेके आए, तो उसको वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या क्या है, डिप्थेरिया, डेंगू, टिटेनस और खसरा। तो इसमें सही आंसर कौन सा है, डेंगू। डेंगू को फैलने के लिए मच्छर की जरूरत होती है और मच्छर यहाँ पे वेक्टर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। स्टेनिंग तकनीक जो कि अलग अलग जीवाणुओं को अलग अलग रंग देती है, वो कौन सी स्टेनिंग टेक्निक है। ऑप्शंस देखिए, डिफरेंशियल स्टेनिंग, सिंपल स्टेनिंग, स्पेशल स्टेनिंग या उपर्युक्त सभी। तो ये इसका आंसर क्या है, डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग अगर आप करोगे तो अलग अलग जीवाणु अलग अलग रंग के दिखाई देंगे। कोई
पिंक कलर में आएगा, कोई ब्लू कलर में आएगा और कोई जीवाणु वायलेट कलर में आएगा। तो सबका कलर अलग अलग दिखेगा आपको स्लाइड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, एंडोस्कोप का स्टेरिलाइजेशन किस विधि द्वारा होता है? ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। क्या था इसका आंसर? 2% ग्लूटरल्डिहाइड द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? तो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए, एंटीजन एवं एंटीबॉडी की अभिक्रिया। ऑप्शन बी, माता से एंटीबॉडी का प्लेसेंटा से होकर स्थानांतरण। ऑप्शन सी, किसी विशेष बीमारी के लिए मानव में पाए जाने वाले प्रतिरोध का स्तर। और ऑप्शन डी है, टीकाकरण द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इम्यूनिटी क्या होती है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, किसी विशेष बीमारी के लिए मानव में पाए जाने वाले प्रतिरोधक का स्तर। तो बॉडी आपकी, पर्सन की जो बॉडी है उसमें प्रतिरोधक क्षमता कितनी है किसी बीमारी से बचने के लिए, वो है आपकी इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा सैंपल प्रोसेसिंग से पहले स्टोरेज के दौरान 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इंक्यूबेटेड किया जाता है? तो ऐसा कौन से चीज का सैंपल आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट करना पड़ेगा टेस्ट करने से पहले? ऑप्शंस में देखिए क्या क्या है। ऑप्शन ए, मूत्र का सैंपल। ऑप्शन बी, मल का सैंपल। ऑप्शन सी, रक्त एवं अस्थि मज्जा का सैंपल। और लास्ट में है स्पूटम सैंपल। तो किसको आप स्टोर करेंगे? आप रक्त और अस्थि मज्जा के सैंपल को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको स्टोर करना पड़ेगा, इंक्यूबेट करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ही आप उसका टेस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, ऐसे जीवाणु जिनकी आकृति बदलती रहती है उनको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस या प्लियोमॉर्फिक। तो उसको कहा जाता है प्लियोमॉर्फिक। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ऐसे जीवाणु जो बार बार अपना शेप बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे आप एक जीवाणु देख सकते हैं, देखिए कभी वो स्पाइरल शेप का दिखता है, कभी एग्लोमेरेशन ऑफ रिंग शेप का दिखता है, कभी रोल शेप का दिखता है, कभी सिस्ट जैसा दिखता है, कभी ग्रैनुलर दिखता है, कभी कॉलोनी बना के दिखता है। तो ऐसे जो जीवाणु होते हैं जो बार बार अपना रूप बदलते रहते हैं उनको प्लियोमॉर्फिक जीवाणु कहा जाता है। प्लियोमॉर्फिक मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, प्लियोमॉर्फिक, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, ऐसे बैक्टीरिया जिनके प्रत्येक सिरे पर एक फ्लैजेलम पाया जाता है उनको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उनको? प्रति सिरे पर फ्लैजेलम पाया जाता है। फ्लैजेलम अभी हमने पढ़ा था। तो एक बैक्टीरिया होती है, उसकी पूंछ जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, पूंछ जैसी, तो इसको फ्लैजेलम बोलते हैं। तो वो बैक्टीरिया जिसके ये फ्लैजेलम पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी, एम्फीट्राइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, स्फेरिकल बैक्टीरिया जो कि क्लस्टर्स में पाए जाते हैं। क्लस्टर्स में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस दोनों को देखा था। तो चेन में स्ट्रेप्टोकोकस पाया जाता है और क्लस्टर में कौन सा पाया जाता है? स्टेफाइलोकोकस पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इस तरह से था ना वो बैक्टीरिया, गोल गोल भी था, राउंड शेप का था और ऐसे क्लस्टर में था, ग्रुप बना के था ना। तो ये स्टेफाइलोकोकस आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ऐसे बैक्टीरिया जो कि उच्च तापक्रम 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छी वृद्धि करते हैं उनको क्या कहा जाता है? वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ज्यादा टेम्परेचर पे जो बढ़ते हैं उनको थर्मोफिलिक कहा जाता है, ठीक है, थर्मोफिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, HIV निम्न में से किस समूह का वायरस है? ये थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था, रेट्रो वायरस है, ठीक। तो यहाँ पे HIV वायरस की पिक्चर दी गई है, आप लोग देख सकते हैं इस HIV वायरस कैसा दिखता है। तो ये एक तरह का रेट्रो वायरस है। क्वेश्चन नंबर 41, एक मरीज के अस्पताल में रुकने के दौरान प्राप्त होने वाला संक्रमण कहलाता है। तो ये क्या है? ये क्या बताना चाहता है कि आप एक डिजीज लेके हॉस्पिटल गए हो, हॉस्पिटल में आपको उन्होंने एडमिट कर दिया,
एडमिट होने के बाद वहां पे आपको कुछ और डिजीज हो गया जो कि पहले से नहीं था, मान लीजिए सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो गई, ठीक, तो ये जो इन्फेक्शन हुआ आपको हॉस्पिटल में, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नोजोकोमियल संक्रमण, ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है, जो आपको हॉस्पिटल में लगता है, जो आपको पहले से नहीं था, आप किसी और बीमारी को लेके गए थे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट होने के लिए और वहां पे आपको नया इन्फेक्शन लग गया, उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। शरीर में रोगाणु के प्रवेश करने के से लेकर प्रथम बार बीमारी के लक्षण उत्पन्न होने तक की अवधि कहलाती है। इस अवधि को क्या बोला जाता है? तो इसमें क्या हुआ, बॉडी के अंदर एक जीवाणु ने प्रवेश किया, फिर कुछ टाइम उसको लगेगा, वो बॉडी के अंदर जाएगा, अपना घर बनाएगा, घर बनाने के बाद वो वहां पे क्या करेगा, डिवाइड होगा, है ना, बहुत सारे जीवाणुओं को पैदा करेगा, उसके बाद जाके वो बीमारी पैदा करेगा, है ना, उसके बाद डिजीज कंडीशन पैदा होगी। तो ये जो जितना टाइम लगेगा, ये एंट्री होने से लेके आपकी बीमारी पैदा होने तक, वो टाइम को, उस अवधि को हम क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। जब एक मरीज जो कि पहले से ही किसी संक्रमण से पीड़ित है, किसी दूसरे मरीज या साधन से दूसरा संक्रमण प्राप्त कर लेता है, तो इस प्रकार का संक्रमण क्या कहलाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? कॉन्टेजियस इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन या लैटेंट इन्फेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रॉस इन्फेक्शन, ठीक है। तो क्रॉस इन्फेक्शन में क्या हुआ, आप लोग हॉस्पिटल गए हो, हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज आते हैं, आपको कोई बीमारी है और किसी और मरीज को कोई और बीमारी है, आप लोग वहां पे बैठे, बहुत समय बैठे रहे, या फिर सपोज आप एडमिट हो गए, आपके पास वाले बेड में कोई मरीज है जिसको कोई और बीमारी है, अब उसकी बीमारी भी आपको लग गई, आपको एक इन्फेक्शन पहले से था और साइड वाले पेशेंट का इन्फेक्शन भी आपको लग गया, तो इसको क्रॉस इन्फेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, रक्त के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं की उपस्थिति कहलाती है। अगर खून में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु मौजूद हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस में क्या क्या है? टॉक्सेमिया, सेप्टिसेमिया, बैक्टीरियमिया या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? बैक्टीरियमिया। अगर आपकी बॉडी में, आपकी खून में स्पेशली अगर जीवाणु पाए जाते हैं जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बैक्टीरियमिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से टोगा वायरस समूह का वायरस कौन है? तो टोगा वायरस मैंने अभी बताया था, बहुत तरह के वायरस होते हैं ना, रेट्रो वायरस हमने पढ़ा था, HIV रेट्रो वायरस है। अब ये आ गया एक टोगा वायरस। तो कौन सा वायरस इसमें से टोगा वायरस फैमिली का है, टोगा वायरस ग्रुप का है? तो ऑप्शंस में क्या क्या है? पोलियो वायरस, डेंगू वायरस, मीजल्स वायरस या HIV। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका डेंगू वायरस, ऑप्शन बी डेंगू वायरस। यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं, ये डेंगू वायरस की पिक्चर है, ठीक है, और ये टोगा वायरस वाली फैमिली को बिलोंग करता है। टोगा वायरस इसकी फैमिली का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। ऐसी बीमारी जो कि सीधे संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट द्वारा फैलती है, उसको क्या कहा जाता है? डायरेक्ट कांटेक्ट, आपने छुआ और आपको बीमारी हो गई, ठीक। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? क्रॉनिक इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, कॉन्टेजियस इन्फेक्शन या एक्यूट इन्फेक्शन। और इसका सही आंसर क्या है? कॉन्टेजियस इन्फेक्शन। कोई बीमारी एकदम सीधा, आपने उस पेशेंट को छू लिया, आपको बीमारी हो गई, या फिर उसकी सांस से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ, आपको बीमारी हो गई, है ना। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, अगर उसने आपके मुंह पे छींक दिया, खांस दिया आपके मुंह पे, तो आपको बीमारी हो जाएगी, सीधा सीधा, बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसको कॉन्टेजियस इन्फेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। सिफिलिस के ट्रांसमिशन का मेथड क्या है?
तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट इनोक्यूलेशन, कॉन्जेनिटल, ई एंड सी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ए एंड सी दोनों। सिफिलिस जो होता है, सिफिलिस आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है या फिर कॉन्जेनिटल भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्जेनिटल मीन्स माँ से बच्चे को जो बीमारी आती है, तो ये माँ से बच्चे को भी ट्रांसमिट हो सकती है या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी एक बंदे से दूसरे बंदे को ये बीमारी लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। एक सूक्ष्म जीव की रोग उत्पन्न करने की क्षमता कहलाती है। एक सूक्ष्म जीव है जिसको हम लोग जीवाणु बोलते हैं, तो उसमें अगर रोग उत्पन्न करने वाली क्षमता है, सारे जीवाणु रोग नहीं पैदा करते हैं, तो कुछ ही जीवाणु होते हैं जो रोग पैदा करते हैं। अगर ऐसे जीवाणु जो रोग पैदा कर सकते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? पैथोजेनिसिटी, इन्वेजिवनेस, इन्फेक्टिविटी, कंटेजियस एबिलिटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैथोजेनिसिटी। अगर कोई जीवाणु रोग पैदा कर सकता है तो उसको आप बोलोगे पैथोजेनिसिटी। वो पैथोजन बनने के लिए बिल्कुल लायक है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। फिजिशियन द्वारा उत्पन्न होने वाले संक्रमण जो कि किसी थेरेपी या अन्य किसी प्रोसीजर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? फिजिशियन मतलब जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट कर रहा है, अगर उससे कोई बीमारी आपको लग गई, उससे कोई संक्रमण आपको हो गया, कोई थेरेपी वो आप पे कर रहा है, कोई सर्जरी आप पे कर रहा है, कोई प्रोसीजर वो आप पे कर रहा है, और उसी दौरान अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शंस क्या क्या हैं देखिए। जनरलाइज्ड इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन, एटिपिकल इन्फेक्शन या आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। अगर किसी डॉक्टर के किसी प्रोसीजर करने के टाइम पे आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एक रासायनिक एजेंट जो कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है वो क्या कहलाता है? उसको हम क्या कहेंगे? कोई भी हम लोग मेडिसिन खाते हैं ना, बहुत सारे मेडिसिन हम लोग क्यों खाते हैं? कोई इन्फेक्शन हो गया हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं, एंटीवायरल खा लेते हैं, तो ये सब जाके क्या करते हैं? ये उस जीवाणु की वृद्धि को हमारे शरीर में रोकते हैं या फिर वो जीवाणु को मार डालते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या पूछा गया? जीवाणु की वृद्धि को जो रोकता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शंस देखिए। डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियोस्टैट, बैक्टीरियोसाइड या स्टेरिलेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? बैक्टीरियोस्टैट। ये क्या करेगा? बैक्टीरियोस्टैट ये जीवाणु की वृद्धि को रोक लेगा। ठीक है, ये जीवाणु को मारेगा नहीं, जीवाणु अपने आप बाद में मर जाएगा बुढ़ा होके, लेकिन ये उसको मारेगा नहीं, ये बैक्टीरिया को रोक लेगा कि ये आगे और वृद्धि ना हो। बैक्टीरियोसाइड क्या होता है? बैक्टीरियोसाइड जीवाणु को ही मार डालेगा, ये बैक्टीरिया को मार डालेगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। एक केमिकल एजेंट जो कि जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखता है वो क्या कहलाता है? ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या कहलाता है? बैक्टीरियोसाइड कहलाता है। जो जीवाणु को पूरी तरह मार दे वो बैक्टीरियोसाइड है, और जो जीवाणु को वृद्धि होने से रोक ले, मल्टीप्लाई करने से रोक ले, वो बैक्टीरियोस्टैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी रोगाणु नष्ट हो जाते हैं परंतु बीजाणु आवश्यक रूप से नहीं कहलाती है। तो जीवाणु नष्ट हो जाता है लेकिन स्पोर्स उसके नष्ट नहीं होते। तो ऑप्शंस क्या क्या है देखिए। स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्सिस या डीकंटामिनेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? डिसइंफेक्शन। ठीक, डिसइंफेक्शन द्वारा जीवाणु तो नष्ट हो जाते हैं लेकिन उनके स्पोर्स नष्ट नहीं होते। तो स्पोर्स जहाँ पे रहेंगे वहां दोबारा से जीवाणु, नया जीवाणु बन जाएगा, है ना। तो डिसइंफेक्शन का प्रोसीजर सिर्फ जीवाणु को नष्ट करता है, बीजाणु को नष्ट नहीं करता। लेकिन स्टेरिलाइजेशन का प्रोसीजर जीवाणु और बीजाणु दोनों को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीवित सूक्ष्म जीव को उनके बीजाणुओं सहित नष्ट किया जा सकता है वो क्या कहलाती है? अभी हमने ये चीज डिस्कस की, तो इसका आंसर क्या है? स्टेरिलाइजेशन।
अगर आप स्टेरिलाइजेशन कर रहे हो तो बीजाणु भी मरेगा और उसके स्पोर्स भी मर जाएंगे, ठीक। और अगर आप डिसइंफेक्शन कर रहे हो तो सिर्फ जीवाणु मरेगा, उसके स्पोर्स नहीं मरेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से स्टेरिलाइजेशन का सबसे अधिक विश्वसनीय मेथड कौन सा है? तो कौन सा है ये? ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेव में अगर आप डाल रहे हो चीजें तो एकदम पक्का अच्छे तरीके से स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक ऑटोक्लेव की पिक्चर भी दी गई है, ये क्लिपार्ट है। ये ऑटोक्लेव में आप इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें इसमें आप स्टेरिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, बीसीजी है। बीसीजी आप लोगों ने सुना होगा, जब बच्चा पैदा होता है उसको बीसीजी का टीका लगता है। तो ये बीसीजी क्या है? ये बीसीजी एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन किसके लिए ये बीसीजी लगता है? टीबी के लिए लगता है, ताकि बच्चे को आगे चल के टीबी ना हो। तो ये एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इसमें ये जो टीबी का इसी का एक्सट्रैक्ट लाइव फॉर्म में रहता है, वो बच्चे में इम्यूनिटी पैदा कर देता है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में ये लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, कुल बायोमेडिकल वेस्ट का कितना प्रतिशत हैजार्डस होता है? हैजार्डस मतलब नुकसानदेह। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसका कितना प्रतिशत हैजार्डस होता है, नुकसानदेह होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? ये 15% होता है। यहाँ पे एक चार्ट आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में। ये जो चार्ट है, आप लोगों ने बहुत तरह की डस्टबिन देखी होंगी हॉस्पिटल में। ब्लैक होती है, ग्रीन होती है, रेड होती है, येलो होती है, ब्लू होती है, व्हाइट होती है। तो ये बहुत सारे कलर्स की डस्टबिन होती हैं और इनमें क्या क्या चीजें डाली जाती हैं आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं। ब्लैक डस्टबिन में साइटोटॉक्सिक वेस्ट डाला जाता है, ऐसा वेस्ट जो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो, आपको मारने की क्षमता रखता हो। तो वो सारी चीजें ब्लैक वाले डस्टबिन में डाली जाती है। ग्रीन वाले में रिसाइक्लेबल वेस्ट, जो चीजें रिसाइकल की जा सकती हैं, टिश्यू पेपर है, वाटर बॉटल है और किचन का वेस्ट है, ये सब रिसाइकल हो सकता है, तो ये ग्रीन वाले डब्बे में जाता है। नेक्स्ट रेड वाले डब्बे में क्या जाता है? बायोहैजार्ड इन्फेक्शियस प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट हो या फिर इन्फेक्शियस वेस्ट हो, जैसे कि पेशेंट से निकाला हुआ सिरिंज, नीडल आपको इसमें नहीं डालना है, सिरिंज सिर्फ डालनी है आपको इसमें। जो प्लास्टिक का आइटम है वही डालना है, ठीक है। कैथेटर हो गया, ग्लव्स हो गई, गॉगल्स हो गई, यूरिन बैग हो गया, आईवी बोतल, आईवी सेट जो लगाया जाता है वो हो गया। तो वो सारी चीजें आपको रेड वाले डब्बे में डालनी है। नेक्स्ट देखिए, येलो वाला डब्बा है बायोहैजार्ड इन्फेक्शियस वेस्ट। तो इसमें हम लोग क्या डाल सकते हैं? इसमें हम लोग डाल सकते हैं पैथोलॉजिकल वेस्ट, कॉटन जो निकलता है जिसमें खून लगा हो, कोई बॉडी का फ्लूइड लगा हुआ हो, कोई सिक्रेशन आ रहा है उसको आपने कॉटन से पोंछ लिया, पस आ रहा है उसको आपने पोंछ लिया। तो ये सारी चीजें येलो वाले डस्टबिन में जाएंगी। नेक्स्ट ब्लू वाला डस्टबिन होता है, इसमें शार्प वेस्ट जाता है। अभी हमने ऊपर देखा था सिरिंज है, लेकिन उसका नीडल हमें इसमें नहीं डालना। तो ये नीडल जो यहाँ से निकलेगी ये आपके कहाँ जाएगी? ये आपके जाएगी व्हाइट वाले डब्बे में जाएगी, यूज्ड नीडल्स। और जो ग्लास बॉटल्स हैं टूट गई हैं, लैब की स्लाइड्स हैं, इससे आपको चोट लग सकती है, इन्फेक्शियस भी होता है ये जाएगा ब्लू वाले डब्बे में, ठीक है। व्हाइट वाले डब्बे में इन्फेक्शियस एंड इंजूरियस शार्प वेस्ट। तो इसमें जो आपको इंजुरी भी करा सकता है, जितनी नीडल्स होती हैं, ब्लेड्स होती हैं, जो आप अगर हाथ से उठा लो तो आपके हाथ में कट लग सकता है, प्रिक हो सकता है। तो ऐसी चीजें व्हाइट वाले डब्बे में आपको डालनी है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज आप याद रखिएगा, हॉस्पिटल में इसका भी क्वेश्चन आता है, कौन से वाले डब्बे में क्या चीज, कौन सा वेस्ट डालना चाहिए। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे के क्वेश्चंस फिर देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। क्या दिया है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा फैकल्टेटिव एनारोब है? तो एनारोब क्या होता है? जो ऑक्सीजन के बिना बढ़ता है, ठीक है। एनएरोब इसलिए बोला जाता है इसको, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। तो क्या क्या है ऑप्शन में? विब्रियो कॉलेरी, ई कोलाई, सैल्मोनेला या उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। ये तीनों जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से कौन से प्रोसीजर के दौरान हाथ धोने की आवश्यकता नहीं होती?
तो कौन से प्रोसीजर के दौरान प्रोसीजर क्या क्या दी गई है देखिए। किसी इन्वेजिव प्रक्रिया से पहले, घाव को स्पर्श करने से पहले और बाद में, रक्तचाप लेते समय, किसी दूषित वस्तु के स्पर्श के बाद। तो कब आपको हाथ धोने की जरूरत नहीं है उसने पूछा, आवश्यकता नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आप बीपी ले रहे हो, आपका कोई भी उसके ब्लड या किसी भी सिक्रेशन के साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, उस वक्त आप चाहो तो बिना हाथ धोए भी काम चला सकते हो। बाकी सारे प्रोसीजर्स के दौरान आपको हाथ धोना बहुत जरूरी है, पहले भी आपको धोना है और बाद में भी आपको धोना है अच्छे से, ठीक है। से बीपी लेते वक्त आप हाथ ना भी धोएं तो भी चलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, बायोमेडिकल वेस्ट किस प्रकार का होता है। बायोमेडिकल वेस्ट देखिए ऑप्शंस, अभी थोड़ी देर पहले हम वेस्ट डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें क्या क्या आ जाता है, नुकसान रहित होता है, संक्रमित होता है, असंक्रमित होता है या उपयुक्त सभी होता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट में हमने अभी भी पढ़ा था, सभी तरह की चीजें उसमें आ जाती हैं, नुकसान देने वाली चीजें भी आती हैं, नुकसान ना देने वाली चीजें भी आती हैं, और संक्रमित वाली चीजें भी आती है, असंक्रमित चीजें भी आती हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। बायोमेडिकल वेस्ट में ये सभी तरह की चीजें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किस मेथड द्वारा कल्चर मीडिया का स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। कल्चर मीडिया मतलब क्या होता है, जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है। जो आपके लैब में कौन सा बैक्टीरिया है, क्या है, सैंपल से उसको थोड़ा सा अलग करके उसको कल्चर मीडिया में रखा जाता है, ताकि वो बैक्टीरिया ग्रो करे और आपको पता चल पाए कि ये किस में ग्रो कर रहा है और किस तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है। तो वो एक प्रोसीजर होता है। उसमें जो कल्चर मीडिया आप यूज कर रहे हो, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई पाउडर हो सकता है वो कल्चर मीडिया, तो उसको हम लोग स्टेरिलाइजेशन कैसे करेंगे। ऑप्शंस में क्या क्या है, ऑटोक्लेविंग है, हॉट एयर ओवन है, उबालना है या आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो यहाँ पे हम लोग ऑटोक्लेविंग करेंगे, ठीक है। कल्चर मीडिया को अगर स्टेरिलाइज करना हो तो ऑटोक्लेव में आप रख के स्टेरिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, विब्रियो कोलेरी किस प्रकार का बैक्टीरिया है। तो किस प्रकार का बैक्टीरिया है, देखिए यहाँ पे विब्रियो कोलेरी की पिक्चर भी दी है साइड में, आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शंस में क्या क्या है, कोमा के आकार का, ईंट के आकार का, कोकाई मतलब राउंड गोल, पढ़ा था हमने कोकाई, या प्लियोमॉर्फिक कौन होता है, जो बार बार अपना शेप चेंज कर सकता है। तो ये कैसा दिख रहा है, ये जो बैक्टीरिया आपको कैसे दिख रही है, कोमा की तरह दिख रही है, कॉमा की तरह, कोमा लगाते हैं ऐसे लिखने के बीच में, तो ये बैक्टीरिया कुछ कोमा की तरह दिखती है ना, तो कोमा के आकार की ये होती है विब्रियो कोलेरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नहीं है उसने पूछा है, ठीक। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके, निसेरिया, मेनिंजाइटिस, ई कोलाई, क्लेब्सियला, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। तो इसमें से आपका जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा नहीं है वो है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी ग्राम नेगेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया चाइनीज लेटर एवं क्लब शेप्ड होता है। तो कुछ चाइनीज लेटर जैसा दिखता है, चाइना में जैसे लेटर्स लिखे जाते हैं कुछ उस तरह का दिखता है, जैसे ऐसे 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 ऐसे, ये चाइनीज लेटर्स हैं कुछ, ठीक है। तो इस तरह का ये बैक्टीरिया दिखता है, या फिर क्लब शेप भी आप बता सकते हो। नीचे वाली जो पिक्चर है ये क्लब शेप दिखा रही है, ठीक। और इसमें भी आप देखिए यहाँ पे कुछ अक्षर आपको दिखेंगे जो आपको लगेगा कि जैसे चाइनीज लिखा हुआ हो, है ना। ऊपर भी ये वाली पिक्चर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्लस्टर्स में ये बैक्टीरिया पाई जाती है। तो कौन सी बैक्टीरिया है ये, कोई पहचान सकता है इसको। ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, निसेरिया, मेनिंजाइटिस, ई कोलाई, क्लेब्सियला और कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसका सही आंसर क्या है, कोई बता सकता है। इसका सही आंसर है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। दोनों ही पिक्चर्स, ये वाली और ये वाली, दोनों ही पिक्चर्स आपके कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्लेब्सियला बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हमने डिस्कस किया है। तो ये कौन है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। यही वाला बैक्टीरिया है जो क्लेब्सियला बैक्टीरिया भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 65 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया सोर थ्रोट, रियूमेटिक फीवर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एवं इम्पेटिगो उत्पन्न कर देता है? तो ऑप्शंस इसके क्या क्या हैं? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, निसेरिया गोनरी, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी या क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। तो कौन सा बैक्टीरिया है जो ये सारी बीमारियां पैदा करने में सक्षम है? वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ये सोर थ्रोट कर सकता है, रियूमेटिक फीवर कर सकता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पैदा कर सकता है या इम्पेटिगो की पैदा कर सकता है। यहाँ राइट साइड में एक पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं कितने तरह की बैक्टीरिया इसमें दिखाई गई है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी है, ट्रेपोनोमा पैलिडम है, ये देखिए स्पाइरल वाली बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरी ये देखिए कैसे दिख रही है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, क्लस्टर में पाई जाती है, लेजियोनेला न्यूमोफिला ये भी देखिए बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रिडियम बोट्युलिनम है ना, स्ट्रेप्टोबैसिलस है, ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है और सैल्मोनेला टाइफी है। सारे बैक्टीरिया देखिए अलग अलग तरह के आपको दिख रहे हैं ना। तो ये पिक्चर देख के थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से बैक्टीरिया का पिक्चर आप देख रहे हो, इसका नाम आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, चावल के पानी जैसा मल, राइस वाटर स्टूल, किस संक्रमण का चारित्रिक लक्षण है? तो कौन सा इन्फेक्शन हो तो राइस वाटर स्टूल आपका आएगा? तो ऑप्शंस में क्या क्या है? विब्रियो कॉलेरी, सैल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस और कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। तो इसका सही आंसर है विब्रियो कॉलेरी, जो कॉलेरा करता है। कॉलेरा सभी ने सुना होगा। कॉलेरा अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो एकदम राइस वाटर स्टूल यानी चावल के पानी जैसा मल, चावल जब आप धोते हो तो जिस तरह का वो पानी निकलता है बिल्कुल मल उसी तरह का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से गैस गैंग्रेन का कारण है? गैस गैंग्रेन क्या होती है? ये देखिए यहाँ पे राइट साइड में पिक्चर दिखाई गई है, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो उंगलियां हैं उसकी सारी सेल्स ये सब क्या हो रही है? डेथ हो जा रही है। सारे सेल्स और टिश्यूज ये सब मर जा रहे हैं, सब खराब हो जा रहे हैं ना, काले पड़ जा रहे हैं। तो ये कंडीशन गैस गैंग्रेन में होती है। तो ये जो गैस गैंग्रेन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? ऑप्शंस में क्या क्या दिया है देखिए, विब्रियो कॉलेरी, सैल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस और कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ आपको, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस। क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस जो बैक्टीरिया है वो गैस गैंग्रेन कराता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा स्यूडोमोनास नोजोकोमियल संक्रमण का इमर्जिंग अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है? तो स्यूडोमोनास की बहुत सारी वैरायटीज यहाँ पे दी गई हैं, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, स्यूडोमोनास फ्रैगी, स्यूडोमोनास क्लोरोराइफिस, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। तो इसमें से कौन सा वो स्यूडोमोनास है जो आपका क्या कराता है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन कराता है। तो इसका सही आंसर है स्यूडोमोनास एरोजिनोसा। ये नाम आप याद रखिएगा, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया बीजाणु का निर्माण करने वाला, गतिहीन एवं एनकैप्सुलेटेड होता है तथा फूड पॉइजनिंग करता है? तो ये फूड पॉइजनिंग आप सभी ने सुना होगा, फूड पॉइजनिंग के बारे में, है ना। तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया है जो ये फूड पॉइजनिंग करता है? ऑप्शंस देखिए, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म और या उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही आंसर क्या है आपका? क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म, है ना। तो ये जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म है ये क्या कराता है? फूड पॉइजनिंग कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, बैसिलरी डिसेंट्री का प्रमुख कारण क्या है? बैसिलरी डिसेंट्री आप सभी ने सुना होगा। तो उसमें देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिया है, क्लेब्सिएला, ई कोलाई, विब्रियो कॉलेरी या सिजेला। तो इसका सही आंसर क्या है? बैसिलरी डिसेंट्री सबसे ज्यादा कौन कराता है? सबसे ज्यादा शिगेला कराता है। शिगेला बोलते हैं या फिर सिजेला भी बोलते हैं। तो ये कैसे लिखा जाता है? शिगेला या शिजेला, दोनों ही सही आप बोल सकते हो। और ये यहाँ पे इसकी फोटो दी गई है, आप देख सकते हैं सिजेला की। ये कुछ इस तरह का दिखता है ये बैक्टीरिया। ये जाके इंटेस्टाइन में, अगर आपके पेट में ये चला गया, ये कोई आपने कुछ गंदा पानी पी लिया जिसमें ये मौजूद है, या फिर कोई ऐसा खाना खा लिया, कोई गंदा बाहर का खाना खा लिया जिसमें सिजेला मौजूद है, तो ये आपके इंटेस्टाइन में चला जाएगा। एक बार
जाने के बाद ये क्या करेगा, ये देखिए इंटेस्टाइन में ये अंदर उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको छेद करके उसके अंदर चला जाएगा, है ना। अंदर जाके ये क्या करेगा, ये जाके वहां पे और ही ज्यादा वृद्धि होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, अपनी संख्या बढ़ाने लगेगा और फिर बैसिलरी डिसेंट्री ये बीमारी पैदा करेगा। ये सारे इंटेस्टाइन की अंदर की लेयर ये खराब कर देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्या है 71 क्वेश्चन, देखिए निसेरिया गोनोरी द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं। निसेरिया गोनोरी ये कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है? तो ऑप्शंस में क्या क्या है, वेजिनाइटिस एवं सर्विसाइटिस, यूरेथ्राइटिस एवं एपिडिडाइमिटिस, अल्सरेटिव एंडोकार्डाइटिस या उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। ये सारी बीमारियां निसेरिया गोनोरी पैदा करने में सक्षम है। निसेरिया गोनोरी की फोटो आप देख रहे हैं, कैसा दिख रहा है? ये कुछ भयानक नहीं दिख रहा थोड़ा सा? हाँ, डबल डबल इसमें सेल हैं, पेयर में ये रहते हैं और किडनी शेप इसकी एक साइड किडनी शेप जैसी दिखती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन कोटिंग है सेल वॉल की और उसमें हेयर लाइक पिली भी है। ये जो पिली होती है ये जाके आपकी वॉल से चिपक जाती है। और यहाँ पे ऑप्शन में भी आप लोग देख सकते हैं वेजिनाइटिस, सर्विसाइटिस, तो कितने सारे एरिया हैं जहाँ पे ये बीमारी पैदा कर सकती है। वेजिना में, सर्विक्स में और आपका यूरेथ्रा में, एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस और एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस मींस हार्ट के अंदर वाली जो मसल लेयर होती है, तो वहां भी जाके ये बीमारी पैदा कर सकता है। तो ये बहुत खतरनाक वाला है जीवाणु। ठीक है, देन है नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 72। टाइफाइड फीवर का कारण क्या है? ऑप्शंस देखिए, सैल्मोनेला टाइफी, सिजेला, सैल्मोनेला पैराटाइफी, ए एंड बी। ऑप्शन ए व सी दोनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सैल्मोनेला पैराटाइफी ए एंड बी ये भी टाइफाइड फीवर करता है और सैल्मोनेला टाइफी ये भी टाइफाइड फीवर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। सिफिलिस उत्पन्न करने वाला रोगाणु कौन है? सिफिलिस कौन सा रोगाणु उत्पन्न करता है? यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ट्रेपोनिमा लिखा है। अब ट्रेपोनिमा में देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोका, निसेरिया गोनोरी नहीं है। ट्रेपोनिमा में ही इसका सही आंसर है। ट्रेपोनिमा में दो ऑप्शन है, ट्रेपोनिमा पर्टेन्यू और ट्रेपोनिमा पैलिडम। तो इसका सही आंसर है ट्रेपोनिमा पैलिडम। ये आप याद रखिएगा, पैलिडम इसका सही आंसर है। और ये कुछ दिखने में इस तरह का होता है ट्रेपोनिमा। ये स्पाइरोकीट जैसा दिख रहा है, स्पाइरल जैसा दिख रहा है ना। इसमें एक एक्शियल फिलामेंट होती है जिसके चारों ओर उसकी बॉडी रैप होकर रहती है और इसको अगर आप सेक्शन कर देंगे बीच में से तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ट्रेपोनिमा पैलिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से वह कौन सा बैक्टीरिया है जो नॉर्मल स्किन कमेंसल है परंतु प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व्स में एक अवसरवादी पैथोजन की तरह कार्य कर सेप्टिसेमिया एवं सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस उत्पन्न कर देता है? तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है? ये स्किन में नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, सबकी स्किन में ये पाया जाता है ये बैक्टीरिया। लेकिन जिन पर्सन्स के हार्ट ऑपरेशन हुए हों और उसमें प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व लगाया गया हो ऑपरेशन में, उन लोगों के हार्ट में जाके ये इन्फेक्शन पैदा कर सकता है और सेप्टिसेमिया और एंडोकार्डाइटिस भी पैदा कर सकता है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है? ये भी काफी खतरनाक लग रहा है, नॉर्मली भी ये सब में पाया जाता है। ये है ऑप्शन बी, स्टेफाइलोकोकस एल्बस। ये जो बैक्टीरिया है ये आपके स्किन में मौजूद रहता है नॉर्मली। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, स्टेफाइलोकोकस एल्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। ज़ील नील्सन स्टेनिंग या एसिड फास्ट स्टेनिंग का प्रयोग किस बैक्टीरिया के लिए किया जाता है? तो ये किस बैक्टीरिया के लिए किया जाता है? ये किया जाता है आपके ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, तो कौन सा है ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो है आपका बैक्टीरिया, ये ज़ील नील्सन स्टेन से आपका स्टेन किया जाता है। ठीक है, जब आप स्लाइड बनाते हो आपको देखना होता है ना कैसा दिख रहा है, तो उसमें ज़ील नील्सन स्टेन आपको यूज करना पड़ेगा स्लाइड बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76।
निम्न में से कौन सी बीमारी हैंसन की बीमारी के नाम से जानी जाती है? हैंसन डिजीज बोला जाता है। तो ये कौन सी बीमारी है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, लेप्रोसी। लेप्रोसी सभी ने सुना होगा, लेप्रोसी की बीमारी है ना, हाथ पैर में घाव हो जाते हैं और फिर वो उंगलियां हैं, पैर हैं, हाथ है, वो अलग हो जाते हैं घाव की जगह से ही, है ना। तो ये हैंसन डिजीज कहा जाता है। और यहाँ पे आप उसका फोटो भी देख सकते हैं। लेप्री जो आपका बैक्टीरिया है उसकी फोटो आप देख सकते हैं, वो कुछ इस तरह का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। लेप्रोसी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको अलग करना है, ठीक। तो देखिए क्या क्या है इसमें ऑप्शंस। ऑप्शन ए है, इसे हैंसन की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी, इससे संक्रमण का एकमात्र सोर्स इस रोग से संक्रमित व्यक्ति होता है। ऑप्शन सी, इसके रोगाणु का शरीर में प्रवेश त्वचा या म्यूकोजा द्वारा होता है। ऑप्शन डी, ये एक वायरस जनित रोग है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये बैक्टीरिया है, ये वायरस नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। बाकी ये तीनों चीजें जो बताई गई हैं वो बिल्कुल लेप्रोसी के बारे में सही बताई गई है, ठीक। लेकिन ये वायरस जनित रोग नहीं है, ये बैक्टीरिया जनित रोग है, ये बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सा रोगाणु क्यू बुखार, क्यू फीवर उत्पन्न करता है? तो कौन सा जीवाणु है ये जो क्यू फीवर उत्पन्न करता है? ये है कॉक्सिएला बर्नेटी। कॉक्सिएला बर्नेटी, ये आप याद रखिएगा, कॉक्सिएला बर्नेटी आपका क्यू फीवर करता है और ये दिखने में कुछ इस तरह का दिखता है ना। कितना खतरनाक दिख रहा है ये, कैसे अजीब सा एकदम लाल लाल कलर का। ये स्टेन होने के बाद फोटो ली गई है, तो ये कॉक्सिएला बर्नेटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। ट्रेंच फीवर का कारण है, ट्रेंच फीवर। तो ट्रेंच फीवर कौन करता है? ट्रेंच फीवर करता है बार्टोनेला क्विंटाना, उसका नाम है बार्टोनेला क्विंटाना, ये करता है ट्रेंच फीवर। नाम आप जरूर याद रखिएगा, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग तरह के दिखते हैं। वैसे ही वायरसेस भी हैं अलग अलग तरह के जिनके अलग अलग नाम है, और अलग अलग नाम की ये बैक्टीरिया और वायरसेस अलग अलग बीमारियां पैदा करती हैं। तो कौन सा वायरस कौन सी बीमारी पैदा करती है, कौन सा बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करती है, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से कौन सी बीमारी क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस द्वारा उत्पन्न होती है? क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस कौन सी बीमारी करता है? देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। ट्रैकोमा, लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन है डी, उपर्युक्त सभी करेक्ट है। तो ये तीनों बीमारियां क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस करता है। क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस कैसा दिखता है, आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, ये इसकी फोटो है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। एमीबिया डिसेंट्री को उत्पन्न करने वाला रोगाणु कौन है? तो ऑब्वियसली एमीबिया लिखा है, तो एक तरह का एमीबिया होना चाहिए। तो कौन सा एमीबिया है ये है एंटामेबा हिस्टोलिटिका। ये जो ऑप्शन डी आप देख रहे हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, एंटामेबा हिस्टोलिटिका। और ये जो एंटामेबा हिस्टोलिटिका है ये दिखने में कुछ इस तरह का होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये इस तरह का ये सेल उसका दिखता है और इसके अंदर फूड वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इंजेस्टेड बैक्टीरिया को भी ये खा लेता है, रेड ब्लड सेल को भी ये खा लेता है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका माइन्यूटा फॉर्म है उसका। तो ये दो फॉर्म में पाया जाता है, ट्रोफोजोइड फॉर्म और माइन्यूटा फॉर्म। एंटामेबा हिस्टोलिटिका है इसका नाम। ये एम्बिक डिसेंट्री करता है, ठीक है। डिसेंट्री में भी पतली स्टूल आती है, बहुत पानी जैसी स्टूल आती है, और ये एम्बिया की वजह से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। फाइलेरिया का कारण क्या है? फाइलेरिया का कारण क्या है? ये वाला जीवाणु है जो आप फोटो में देख रहे हैं, ठीक। तो ये वाला जो जीवाणु है इसका नाम क्या है? अब देखिए इसका नाम क्या है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी इसका नाम है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। और यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये फीमेल वर्म है, पहली वाली फीमेल वर्म है, और ये छोटा होता है मेल वर्म जो होता है, मेल
ये छोटा वर्म होता है, ये पैरासाइट्स कहलाते हैं, पैरासाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। गर्भवती माता में गर्भावस्था के अंतिम ट्राइमेस्टर में होने वाला संक्रमण जो कि स्टिल बर्थ या बच्चे में जन्मजात विकृतियां उत्पन्न कर देता है, तो वो कौन सा इन्फेक्शन है? अगर ये कोई प्रेगनेंसी के दौरान किसी प्रेग्नेंट लेडी को ये इन्फेक्शन हो जाए लास्ट ट्राइमेस्टर मतलब 7th मंथ से 9th मंथ तक, उसको लास्ट ट्राइमेस्टर बोला जाता है। तो इस दौरान 7 से 9 मंथ ये लास्ट ट्राइमेस्टर है। ठीक है, तो इस दौरान अगर वो इन्फेक्शन हो जाए तो बच्चा मृत पैदा हो सकता है। स्टिल बर्थ मतलब जो बच्चा है वो मर जाएगा पेट में, और जन्मजात विकृतियां भी उसमें उत्पन्न हो सकती हैं, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा इन्फेक्शन है? तो ये जो इन्फेक्शन है वो है रूबेला। ये आप याद रखिएगा, रूबेला इन्फेक्शन अगर लग जाए तो बच्चे में विकृतियां या बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84। स्लीपिंग सिकनेस जो कि ट्रेपैनोसोमा ब्रुकाई के द्वारा होता है का ट्रांसमिशन किसके काटने से होता है? तो ये जो स्लीपिंग सिकनेस वाली जो बीमारी है ये ट्रेपैनोसोमा ब्रुकाई द्वारा होता है, लेकिन इसमें बीच में एक वेक्टर है। वेक्टर मैंने कहा था जो आपकी बीमार बॉडी से हेल्दी बॉडी में जीवाणु को ले जाए। ठीक है, तो उसको वेक्टर बोलते हैं। ये वेक्टर कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में देखिए, एनोफिलिस मॉस्किटो, सीसी फ्लाई, ह्यूमन लाउस या टिक्स। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है सीसी फ्लाई। ये टीएसी लिखा है ना, इसको सीसी फ्लाई पढ़ते हैं, सीसी फ्लाई, या इसको सैंड फ्लाई भी बोला जाता है। यहाँ पे आप उसकी फोटो देख सकते हैं, देखिए कितना खतरनाक दिख रहा है, एकदम होता बिल्कुल छोटा सा। ये आपके लोम है, ये देखिए उस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं, छोटा सा होता है लेकिन खतरनाक होता है, ये स्लीपिंग सिकनेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। एचआईवी संक्रमण के दौरान रक्त की कोशिकाएं जो कि सबसे ज्यादा संक्रमित होती हैं, तो ये जो एचआईवी जब होता है ये वायरस आपके कौन से सेल को डैमेज करती है? ये ब्लड के कौन से सेल पे अटैक करती है? तो ये कौन से सेल पे अटैक करती है? ऑप्शंस में क्या क्या है देखिए, CD4 हेल्पर टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, CD3 लिम्फोसाइट या पॉलीमॉर्फ। इसका सही आंसर है CD4 हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो ये एचआईवी वायरस जो है ये आपके CD4 हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे अटैक करती है। ये लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट का एक वेराइटी है, तो ये सेल पे ये एचआईवी वाला वायरस जो है ये इसको डैमेज कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। एक ऑर्गेनिज्म जो कि रोगाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लेकर जाता है, ये क्या कहलाता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, क्या कहलाता है? ये वेक्टर कहलाता है। ठीक है, वेक्टर ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारी ले जाता है या जीवाणु को ले जाता है। यहाँ पे आप फोटो एक देख रहे हैं, ये फोटो एचआईवी वायरस की है, ये आप लोग देख रहे हैं कितना क्रिटिकल है ये वायरस, किस तरह का ये इसकी बनावट देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम ऐसा लग रहा है कुछ मशीन जैसा हो, है ना। तो ये एचआईवी वाला वायरस है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87। क्षय रोग का कारण क्या है? क्षय रोग कौन सा है? क्षय रोग आप किसे बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, राजयक्ष्मा को भी हम बोलते हैं, या फिर ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस को क्षय रोग बोला जाता है। ठीक है, तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बैसिलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बैसिलाई। ये ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। मेडिकल विज्ञान की वह शाखा जिसमें इम्यून सिस्टम की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो इम्यून सिस्टम के बारे में जो आपका विज्ञान है उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा इम्यूनोलॉजी, है ना। यहाँ पे देखिए पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट्स का जो विज्ञान है वो पैरासाइटोलॉजी, वायरस के बारे में जो बताता है वो वायरोलॉजी, बैक्टीरिया के बारे में जो बताता है वो बैक्टीरियोलॉजी। इसी तरह से नामकरण सब किया गया है। इम्यून सिस्टम के बारे में जो बताता है वो इम्यूनोलॉजी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। एक पदार्थ
जो कि जब किसी व्यक्ति में प्रवेश कराया जाता है तो किसी विशेष पदार्थ या एंटीबॉडी के उत्पादन को स्टिमुलेट करता है। उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, वो पदार्थ का नाम क्या है? तो यहाँ पे क्या बताने की ये कोशिश कर रहा है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है ना। कोई बीमारी, कोई ये जीवाणु है, ये अगर हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाए, घुस जाए अंदर, तो हमारी बॉडी में इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, ये एंटीबॉडी क्या करेगी, ये इस जीवाणु को डैमेज कर देगी, मार डालेगी, है ना। तो ये जो जीवाणु जब अंदर जा रहा है, ये ऐसा कोई केमिकल बना रहा है बॉडी में, या बॉडी में ऐसा कोई केमिकल वो डाल रहा है जिसकी वजह से उसका रिएक्शन के तौर पे एंटीबॉडी तैयार हो रही है। तो ये जो चीज जो बना रहा है, वो पदार्थ जो बना रहा है, वो क्या कहलाता है, एंटीजन कहलाता है। ठीक है, तो जब भी हमारी बॉडी में एंटीजन बनता है या फिर एंटीजन बाहर से कहीं आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है उस एंटीजन को मारने के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इसको एंटीजन बोला जाता है और इस एंटीजन पे एंटीबॉडी अटैक करती है। ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती है। ओके, या फिर हमारे शरीर में कोई जीवाणु घुस जाए और वो जीवाणु अगर एंटीजन बनाए तो भी एंटीबॉडी सिक्रेशन होगी हमारी शरीर में, और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, ये इस एंटीजन को डैमेज करेगी, मार डालेगी। क्यों मार डालेगी? क्योंकि बीमारी होने से बचाना, ये एंटीजन हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं, इसलिए एंटीजन को आप डिस्ट्रॉय कर दो तो बीमारी भी आपके शरीर में नहीं बनेगी। तो ये इम्यून सिस्टम का काम है। हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाती है, जब भी एंटीजन देखती है एंटीबॉडी आके सामने खड़ी हो जाएगी उसको मारने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में शरीर की फर्स्ट लाइन डिफेंस का निर्माण कौन करती है? तो आप देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है, इंटैक्ट स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एवं उसके स्राव, सामान्य माइक्रोबियल फ्लोरा, या उपर्युक्त सभी। तो इसके आंसर में ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपर्युक्त सभी। हमारी बॉडी में ये सारे मैकेनिज्म्स दिए गए हैं, भगवान ने दिए हैं, ताकि फर्स्ट लाइन डिफेंस, कोई भी चीज, नहीं तो हमें सारी बीमारियां लग जाएंगी, है ना। तो ये चीजें जो है, हमारी स्किन में अगर कोई चोट ना हो तो बैक्टीरिया अंदर नहीं घुस सकता है कहीं से भी, है ना। तो स्किन आपकी अच्छी है तो वो भी, उसमें से जो पसीना आता है, हमारी स्किन में से पसीना आता है, उसमें एक तरह का एंजाइम मिलता है। वो एंजाइम क्या करता है, वो बैक्टीरिया को मार डालता है। इसको लाइसोजाइम भी बोलते हैं। तो जो लाइसोजाइम, जो एंजाइम बनता है हमारे स्किन में, ये बैक्टीरिया को डैमेज कर देता है, मार डालता है, उसको अंदर नहीं जाने देता। ऐसे ही हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, उससे जो सिक्रेशन आ रहा है, या फिर हमारी बॉडी में बहुत सारे माइक्रोबियल फ्लोरा है, अच्छे वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इन बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो ये सारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस कहलाती है, क्योंकि ये सबसे पहले बाहर की चीजों से लड़ती है और आपको बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। कल्चर के लिए मूत्र का कौन सा नमूना कलेक्ट किया जाता है? ऑप्शंस में देखिए, पहला मूत्र, अंतिम मूत्र, मिड स्ट्रीम मूत्र, या प्रथम एवं अंतिम मूत्र। तो इसका सही आंसर है मिड स्ट्रीम मूत्र। तो आप जब भी पेशेंट को बोलेंगे कि यूरिन का सैंपल लेके आओ, तो आपको क्या बोलना है, जब भी वो यूरिन पास करे, एक तो सुबह सबसे पहला यूरिन जो होता है उसमें से कलेक्ट करना है, और सबसे पहले यूरिन में पहले जब एकदम यूरिन निकलेगा तो वो थोड़ा सा छोड़ देना है, बीच में से यूरिन कलेक्ट करना है, और लास्ट वाला भी छोड़ देना है। ठीक है, तो मिड स्ट्रीम यूरिन उसको कलेक्ट करना है कल्चर के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। एक पदार्थ जो कि शरीर का तापमान बढ़ा देता है, तो वो कौन सा पदार्थ है, उसको क्या बोला जाता है? जो आपके टेम्परेचर को बढ़ा देता है उसको पाइरोजन बोला जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने में सक्षम होती है। तो जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हम ये बोलते हैं कि हमें बुखार आ गया, है ना। ये जो बुखार कराने वाली जो चीजें होती हैं, इनको पाइरोजन बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से वायरल बीमारी नहीं है, कौन सी वायरल बीमारी नहीं है? देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है, रेबीज, पोलियो, सिफिलिस, या रूबेला। तो इसमें से वायरस कौन नहीं है, नहीं पूछा है इसने, कौन सा वायरस नहीं है?
सिफिलिस वायरस नहीं है, ठीक है। बाकी रेबीज, पोलियो और रूबेला तीनों ही वायरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किसके इंजेक्शन द्वारा पैसिव इम्यूनिटी प्राप्त की जा सकती है? तो पैसिव इम्यूनिटी कैसे प्राप्त हो सकती है आपको? ऑप्शंस देखिए, वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज या एंटीजेन्स। तो कौन सा इंजेक्शन आप लगाओगे पैसिव इम्यूनिटी के लिए? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी का अगर कोई इंजेक्शन आपको मिले आप उसको लगा सकते हो, आप में पैसिव इम्यूनिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, एक व्यक्ति में कोई क्लिनिकल या सब क्लिनिकल बीमारी होने के बाद उस बीमारी के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता का उत्पन्न हो जाना कौन सी इम्यूनिटी का उदाहरण है? तो इम्यूनिटी बहुत तरह की बताई गई है। अब ये क्या बता रहा है? आदमी में एक बीमारी हो गई, बीमारी होने के बाद दोबारा वो बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बॉडी में उस बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी तैयार होगी, बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो इम्यूनिटी बन रही है ये किस तरह की इम्यूनिटी है? ये है आपकी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, टीकाकरण द्वारा उत्पन्न होने वाली इम्यूनिटी होती है। टीका लगा के भी हम लोग इम्यूनिटी लेते हैं किसी बीमारी से बचने के लिए, ताकि बीमारी हमको कभी ना हो। तो ये वाली कौन सी इम्यूनिटी होती है? ये होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी इसको बोलते हैं। आर्टिफिशियल आप ले रहे हो ना, ये आपकी बॉडी में बन नहीं रही है, ये टीका लगा के आप बाहर से ले रहे हो, आर्टिफिशियली ले रहे हो, इसलिए आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी इसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, माता से बच्चे में स्थानांतरित होने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या कहलाती है? तो माता में है इम्यूनिटी और उसके गर्भ में जो बच्चा है उसमें वो इम्यूनिटी ट्रांसफर हो रही है। तो ये किस तरह की इम्यूनिटी होगी? ये है आपकी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक। ये बच्चे के शरीर में ऑटोमेटिकली पैदा नहीं हुआ, इसलिए इसको आप एक्टिव नहीं बोलोगे, ये उसने बाहर से लिया। लेकिन कहाँ से लिया? माता से लिया, तो नेचुरल सोर्स था, उसने कोई इंजेक्शन लगा के नहीं लिया, इसलिए ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, रेडीमेड एंटीबॉडीज के शरीर में प्रवेश कराने पर उत्पन्न होने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या कहलाएगी? रेडीमेड एंटीबॉडीज, पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है, बाहर किसी और जानवर में बनाई जाती है, फिर उसका इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल है, आपने इंजेक्शन लगा के वो इम्यूनिटी प्राप्त की, और पैसिव है, ये आपकी बॉडी में पैदा नहीं हुई है, बाहर से आप ले रहे हो, है ना। तो इसीलिए आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में ये जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी संक्रमण, बीमारी या अन्य किसी अनचाहे जैविक इन्वेजन के विरुद्ध प्रतिरोध दिखाना कहलाता है। तो आपकी बॉडी में कोई इन्वेजन, कोई बाहर की जीव अगर आ गई और उसके विरुद्ध हमारी बॉडी जो दिखा रही है, जो रिएक्शंस दिखा रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको ऑब्वियसली इम्यूनिटी बोलेंगे। इम्यूनिटी के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं ना तब से, तो ये इम्यूनिटी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा स्पेसिफिक प्रतिरोधकता या थर्ड लाइन डिफेंस का हिस्सा है? ऑप्शंस में क्या क्या है देखिए, इन्फ्लेमेशन, एंटीबॉडीज, श्वेत रक्त कणिका या बुखार। तो थर्ड लाइन डिफेंस में आ जाता है आपका एंटीबॉडीज। अगर आपकी एंटीबॉडीज शरीर में मौजूद है तो वो लास्ट में आएंगी आपके डिफेंस के लिए या बचाव के लिए, ठीक है। पहले आपकी बॉडी की जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट लाइन डिफेंस में आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, या फिर आपकी बॉडी के सिक्रेशंस हैं, या फिर आपकी स्किन है, ये सब फर्स्ट लाइन डिफेंस में आती है। सबसे पहले ये बचाएगी आपको। उसके बाद सेकंड लाइन डिफेंस में आपकी जो सेल्स आ जाएंगे, श्वेत रक्त कणिका है ना, उसमें सारे आपके सेल्स पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट वगैरह पाया जाता है, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं, तो वो सारे होंगे आपके सेकंड लाइन डिफेंस, ठीक है। बॉडी के अंदर चला गया, चलो बाहर वाले बचा नहीं पाए, बॉडी के अंदर जैसे तैसे करके घुस गया, उसके बाद ये जो सेल्स होते हैं ये सारे आके लड़ेंगे उनसे, उनको मारने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड लाइन डिफेंस।
अगर ये सेल हार गए, ये नहीं मार पाए, तो थर्ड लाइन डिफेंस में आपकी बॉडी में मौजूद एंटीबॉडीज जो उस एंटीजन के खिलाफ आपकी बॉडी में मौजूद होंगी, वो एंटीबॉडीज आके लड़ाई करेंगी और आपको जीत दिलाएंगी। ठीक है, आपको बीमारी से बचाएंगे। तो आज के लिए 100 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम और आगे के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और खूब शेयर करेंगे इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। आप इसको शेयर करिए और सबको चैनल के साथ जोड़िए ताकि सभी लोग बैठ के आराम से पढ़ाई कर पाए, है ना। और क्या करेंगे, और इसके साथ हम लोग बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबको मेरा नमस्कार।